नमस्कार, MH1 के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है लोकसभा के, और उसके तुरंत बाद कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। संगठन की जिम्मेदारी धनखड़ जी के पास है। किस तरह संगठन तैयारियां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाए, सब जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह संगठन और सरकार के बीच तालमेल चल रहा है और संगठन कितनी मजबूती के साथ और तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत स्वागत है धनखड़ जी आपका MH1 के इस शो में। आइए। बहुत स्वागत है धनखड़ जी आपका MH1 की इस बस में, MH1 एक्सप्रेस के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सभी 90 विधानसभा हलकों में प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या है, कितने स्पीड ब्रेकर इन 3-3.5 साल के दौरान आपको देखने को मिले जिनको दूर करने की ज़रूरत है, क्या विकास चौथे गियर में गति पकड़ चुका है, सब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि संगठन आपकी जिम्मेदारी जो है वो किस तरह हरियाणा में बीजेपी का मजबूत हो रहा है। सरकार चलाना मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काम होता है, लेकिन सरकार बना कर देना संगठन का काम है। आपको लगता है तीसरी बार सरकार बना के देंगे? उत्साह है कार्यकर्ताओं में या अभी जोर लगाना और बाकी है? कि आपकी एक्सप्रेस बस में हूँ और मेरे लिए आनंद ये है कि मैं भी एक्सप्रेस वे से आया हूँ। पहली बार मैं जो बम्बई का एक्सप्रेस वे, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे बना है, उस पर फरीदाबाद से चढ़ा और KMP को टच करते हुए गुड़गांव की तरफ इस पर आया। जितनी शानदार सड़क बनी है, और ये देख रहा हूँ कि अभी हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं राजीव चौक तक जाने का जो समय है, आप मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं कब कब वहाँ पहुँच चुका होता। इसलिए कितने अच्छे रास्ते इस समय में बने हैं इन वर्षों में, वास्तव में बहुत काबिले तारीफ हैं। और जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे पर भारत की इकोनॉमी दौड़ रही है, भारत की प्रगति दौड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का बना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत इस तरह से तेजी से आगे जा रहा है कि एक ज़माने में ये कहते थे कि अमेरिका अमीर इसलिए बना है कि उसकी सड़कें अच्छी हैं। आज भारत की समृद्धि में भी भारत की सड़कों का उसी प्रकार का योगदान होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री और हमारे विशेष तौर से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को इसके लिए बधाई दूंगा। बहुत ही हरियाणा को चारों तरफ से इतने अच्छे रास्ते दिए हैं कि हम सरपट किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को वहाँ दौड़ा सकते हैं। जी, आपकी एक्सप्रेस सरपट उन सड़कों का जायजा ले रही होगी। एक्सप्रेस आपका दूसरा सवाल संगठन को लेकर था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और एक लगातार प्रगति की यात्रा करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज भारत में अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। और हरियाणा जैसा राज्य है जहां कभी हम ये मानते थे कि बीजेपी का आना बहुत दूर की बात है। आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो और मैं भी बीजेपी का बहुत पुराने समय से 96 से बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तब कोई ऐसी कल्पना नहीं करता था, केवल हमको छोटे साझेदार के रूप में लोग देखते थे। लेकिन हमने 14 में सरकार बनाई और फिर 19 में रिपीट की, और संगठन के सामर्थ्य के भरोसे और हमारी सरकारों की जो उपलब्धियां हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो का मतलब है देश के लेवल की, जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा कर रहा था, इकोनॉमी की चर्चा कर रहा था, जिस प्रकार से देश आत्मनिर्भर हो रहा है, इस प्रकार से आज हमारी सैन्य शक्ति के आधार पर भी हम उस प्रकार मजबूती से खड़े हुए हैं। जो ऊपर के आंकड़े हैं उन आधारों पर जो मैक्रो लेवल है, और माइक्रो लेवल पर मैं कहूँगा हर घर में गैस है, हर घर में नल से जल है, हर आदमी को वैक्सीन है, 80 करोड़ अनाज है, हरियाणा में चिरायु कार्ड है, डायरेक्ट पेमेंट्स है, अच्छा मुआवजा सरकारें संवेदनशील होकर हर साल 1100 करोड़ के आसपास दे रही हैं। तो जो नीचे लेवल पर आम आदमी की माइक्रो इकोनॉमी को भी संभाल रहे हैं डिलीवरी के आधार पर, और तीसरा विषय संगठनात्मक आधार पर, इस त्रिवेणी के आधार पर हम तीसरी बार भी हरियाणा में
चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अकेला एकमात्र हमारा दल ऐसा है जिसने अपना ऑर्गेनाइजेशन पन्ने पन्ने तक खड़ा किया है। हरियाणा की वोटर लिस्टों में अभी 3,71,000 पन्ने हैं और लगभग हर पन्ने तक हम अपना संगठन खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। जब गाड़ी एक्सप्रेस पे वे पे दौड़ती है और जब कोई धावक किसी एक रिले को जब लीड कर रहा होता है तो स्टेमिना की जरूरत होती है। 10 साल हो गए आपकी सरकार को दौड़ते हुए, स्टेमिना बढ़ा है संगठन के कार्यकर्ताओं का, उत्साह उतना ही बरकरार है। देखिए, हम जहां भी सत्ता में आते हैं वहाँ इस प्रकार से काम करते हैं कि हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, इनकम्बेंसी होती है। गुजरात में 27 साल बाद फिर से हम लौटे हैं। उत्तराखंड में हर बार सरकार बदलती थी, हम फिर से लौटे। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनती नहीं थी, हम बना कर आए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं एक शब्द हमको सिखाया गया और वो शब्द मैं आपको कहना चाहूँगा, वो जिंदगी का सबक की है, हर आदमी के लिए अच्छा है। हमारे संगठन के नेताओं ने हमको सिखाया कि इस काम को सीरियसली मत करना। अगली बात जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी उम्र करना है, इसलिए हंसते हंसते करना। ज्यादा गंभीर होकर करोगे तो थोड़े दिन कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम हंसते हंसते करता है और इसलिए वो मस्ती के साथ करता है, मस्ती के गीत गाते हुए करता है। लेकिन चुनावी साल में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस भी होना ही पड़ेगा। उसके बदन में कभी भी जो है ना वो थकावट नहीं आती इसके कारण से, क्योंकि सरकार का काम प्रदेश चलाना है, आपका काम संगठन चलाना और सरकार के साथ संयोजन भी करना है। आपको सरकार और संगठन दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है। परीक्षा की घड़ी आ रही है, 1 साल मात्र 1.5 साल बचा है, धड़कनें बढ़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के चुनाव संचालन के तरीकों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत पहले से काम करना उस पर शुरू करती है। अब अन्य दलों ने भी उसके कारण से करना शुरू पड़ रहा है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम किसी भी चुनाव में पूर्ण योजना के साथ आगे बढ़ते हैं और उस पूर्ण योजना के साथ परिणामों तक पहुंचते हैं। बाकी दलों का काम करने का तरीका या उनकी मजबूरी भी कह सकता हूं मैं, जब संगठनात्मक ढांचा बहुत नीचे तक नहीं होता है तो उनका काम करने का तरीका है कोई नैरेटिव घड़ो, उस पर 100-200 लोगों के प्रदर्शन कराओ, 10-20-50 जगह सोशल मीडिया अखबार में छपवाओ और उस वातावरण के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मैं इसी सवाल इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता पन्ने पन्ने तक हर 15 परिवारों पर एक खड़ा करती है। खाली नैरेटिव के भरोसे नहीं चलती, संगठनात्मक सामर्थ्य के भरोसे भी चलती है। और इस तरह से कोई गलत नैरेटिव अगर खड़ा करता है तो आज उस गलत नैरेटिव को किल करने में भी मेरा कैडर समर्थ है। केवल इस बात पे नहीं कि कोई बात चला देगा और उस चलाई हुई बात के आधार पर वो वोट ले जाएगा, क्योंकि जब नीचे तक लोग होते हैं, जानकारियां होती हैं, तो इस प्रकार के बनाए गए नैरेटिव से चीजें बहुत जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का काम सरकार चलाना है, योजनाएं लागू करना है। लेकिन जो आपने विपक्ष की ओर से नेगेटिव नैरेटिव घड़े जाने की बात कही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दे विपक्ष अब तक ये था कुछ समय पहले तक कि आपकी ओर से कहा जाता था विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। आज विपक्ष आपको मुखर दिखाई दे रहा है, प्रदेश में लोगों को मुखर दिखाई दे रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बार बार उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, रोजगार का मसला है, बड़े मसले हैं, शिक्षा का मसला है। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन का काम सरकार की नीतियों को पहुंचाने के साथ साथ जो नैरेटिव आपने बताया कि हम उसे किल करने का भी काम करते हैं। लेकिन मुद्दे इतने हैं कि आप विपक्ष का पीछा करेंगे या लोगों को समझाने की कोशिश? नहीं, सही बात लोग जानते हैं। आप करप्शन की बात करेंगे, लोग ये कहेंगे कि यही सरकार है जो करप्शन से सबसे ज्यादा लड़ रही है, इसी सरकार ने सबसे ज्यादा करप्शन करने वालों को लोग पकड़ के अंदर किया है। हम करप्शन को छुपाते नहीं है, हम उसका इलाज करते हैं, बीमारी को छुपाने का काम नहीं करते। इसलिए करप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी करप्शन पर अंकुश लगा रही है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। लोग मान रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग नीचे तक काम कर रहे हैं, कोई भी
भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई होती है। ये इस बात की साख भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा बड़ी है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की साख ज़्यादा बड़ी है। ट्रांसफ़र जो एक बिजनेस हो जाता था, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसी को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस नाते से जो पारदर्शिता के साथ साथ शासन करना, गुड गवर्नेंस, ये बीजेपी की जो है, मैं कहूँगा कि अपनी एक साख इन चीज़ों पर बनी है और इन पर नहीं। और जो बेरोजगारी वाला विषय भी है, जो आंकड़े हैं, एक प्राइवेट कंपनी के आंकड़े लेके आते हैं, 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उसके अलावा जो कौशल रोजगार के तहत नौकरियां दी जा रही हैं, लगातार सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा रही है और अधिक से अधिक लोगों को काम देने के लिए अग्रसर है। अंत्योदय परिवारों को बुला बुला के मेले लगा रही है। तो उस नाते से मैं कहूँगा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, कर रही है। इसमें एक मैं अगले सवाल पे आऊँ, उससे पहले रोजगार के सवाल पे आपने कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट एक कंपनी द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं और उसको लेके विपक्ष मुद्दा बनाता है। विपक्ष ये भी कहता है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पे जो आंकड़े अगर उनके हक में आ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है, और जहाँ आंकड़े खिलाफ आते हैं रोजगार को लेके, वहाँ पे फिर वो प्राइवेट कंपनी हो जाती है। किसी एक स्थिति में इसका विरोध किया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर इन सारे मामलों में जो बाकी एजेंसीज भी बहुत काम करती हैं, मीडिया के लोग भी देखते हैं, रोजगार के अवसर जो मैंने आंकड़े दिए हैं कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार, ये कोई छुपा हुआ आंकड़ा नहीं है। ये इतने रोजगार यहाँ पर मिले हैं। उसके साथ साथ रोजाना हम देख रहे हैं, कौशल विकास निगम के माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं। तो रोजगारों के बारे में, रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं, ये आप सब लोगों के सामने भी है। तो उस नाते से रोजगार के अवसर नए उत्पन्न करना, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, तो इसलिए केवल बातों के नैरेटिव से, एक रिपोर्ट के आधार पर वो नहीं चलेगा साहब। जमीन पर क्या है उसके आधार पर चलेगा। आपने नैरेटिव चेंज करने की बात कही धनखड़ जी, और 2014 के चुनाव से पहले एक भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी वो शहरी पार्टी के तौर पे, आमतौर पे ये माना जाता था। राजनीति के क्षेत्र में कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी मतलब शहर की पार्टी। लेकिन आपने संगठन को अपने हाथ में लिया, करीब 3 साल हो गए हैं, गांव-गांव तक आज आपने बताया 5 लाख पन्ना प्रमुख आपने जो है झंडे फहराए गए स्थापना दिवस पे अलग-अलग घरों पे। निश्चित तौर पे आपने संगठन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, 2 टर्म आपके सरकार को हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन विधायकों या सांसदों या नेताओं का ना ये एक शिकायत रही है कि अधिकारी सुनते नहीं है, अफसर सुनते नहीं है। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं को भी कई बार संतुष्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल आपकी मीटिंगों में भी उठाए गए, अखबारों में सुर्खियां भी बने बहुत बार। संगठन तैयार हो जाना और संगठन को बांध के रखना, दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी, प्रशासन की भी और आपकी भी। देखिए, 2014 के बाद 19 के चुनाव में लगभग ये सवाल काफी था, लेकिन 19 के बाद ये सवाल आपको उस मात्रा में नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि अब तो खुद मुख्यमंत्री चल के लोगों के बीच में सारे अधिकारियों को कहा है कि 2-2 घंटे मिलो, सबको बताया गया है कि अधिक से अधिक सुनो। क्योंकि जब किसी प्रकार के सिस्टम बनाए जाते हैं तो सिस्टम, जैसे व्यवस्था जिसको कहते हैं ना, व्यवस्था परिवर्तन। जैसे आप अमेरिका जाते हो, बड़ी बड़ाई करते हो अमेरिका की, क्यों करते हो? कि व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक आदत रही बहुत वर्षों तक भारत की राजनीति में, जहाँ व्यक्ति को इम्पोर्टेंट माना गया या किसी प्रकार के समूहों को इम्पोर्टेंट माना गया, और समूहों ने भी प्रयास किए चेंजेज नहीं हो। जैसे डीबीटी के लिए बहुत लोगों ने विरोध किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ना दो, हमारे माध्यम से दो। जो ट्रांसफर जो है ऑनलाइन होने लगे, इसका भी एक लेवल पर विरोध था। तो इसलिए जब ये चीजें बदल रही होती हैं तो उस बदलाव के समय की अपेक्षाएं, लेकिन जब बदलने के बाद अब हर आदमी के मन में आ गया है, हर बीजेपी नेता को भी पता है। कोई बदली के लिए आता है, कहता है भैया ऑनलाइन होगी, कोई नौकरी के लिए आता है कि भैया मेरिट से होगी। तो जो अपेक्षा 14 की सरकार में थी, क्योंकि पुराने अनुभवों के कारण ऐसा होता था, अब इस बार मैं कह सकता हूं कि लोगों के मन में ये है कि बदले हुई स्थितियों को लोगों ने स्वीकार किया। जैसे बहुत सारे वर्ग चाहते थे कि डायरेक्ट बेनिफिट पेमेंट ना की जाए डायरेक्ट, लेकिन अब डायरेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। उस समय आपने आंदोलन भी देखे कि भाई ये पेमेंट सब आड़ती के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसे भी आंदोलन थे।
बहुत सारी और चीज़ों की भी पेमेंट्स के इस प्रकार के आंदोलन थे। तो जब चेंज आता है तो चेंज के समय कुछ इस तरह, लेकिन बाद में लोग चेंज को स्वीकार भी करते हैं और चेंज की प्रशंसा भी करते हैं। तो अब लोग चेंज के साथ भी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कैडर, जिसको मैं कहूँगा कि वो केवल सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक पहुंचाने का काम तो करता ही करता है, उसका जो मुख्य ध्येय है वो भारत माता की जय, राष्ट्र निर्माण है, वो उसके लिए काम करता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर वो एक अलग प्रकार का कैडर है, जिसकी प्रायोरिटी जो है, जैसे मैंने कहा, भारत माता की जय। धनखड़ जी, आप हरियाणा के कृषि मंत्री भी रहे हैं, किसानों की समस्याएं बड़े अच्छे से समझते हैं, उनके बीच रहते हैं हमेशा संगठन के साथ साथ काम करने के। अभी मौसम की वजह से नुकसान हुआ किसानों का, खुद मुख्यमंत्री भी उतरे फील्ड में, उन्होंने जायजा लिया। आपने देखा 2019 का बड़ा आंदोलन भी हुआ, किसान संतुष्ट हैं? अब लग रहा है जिस तरह से सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। चीजों के बारे में हरियाणा का कोई सानी नहीं। लगभग 1100 करोड़ रुपए हर साल कंपनसेशन दिया है। मेरा एक भाषण बड़ा दिखाते थे रेवाड़ी का, इसमें मैंने कहा था कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पे पड़ेंगे। आज मुझे इस बात का आनंद है कि 9 साल में 1100 करोड़ रुपए औसत के हिसाब से कंपनसेशन देने में बीमा और डिजास्टर मैनेजमेंट का मिला के हम कामयाब हुए हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। पहले ही साल में हमने 1000 करोड़ से अधिक का कंपनसेशन दिया था और इस बार भी उसी प्रकार का नुकसान है और उस समय तो बीमा भी नहीं था। तो सरकार उसी संवेदनशीलता के साथ किसान भाइयों को कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से, MH1 के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, कंपनसेशन किसी के बयान से नहीं मिलेगा। कंपनसेशन उनको मिलेगा जो सर्वे करा लेंगे और जो गिरदावरी करा लेंगे। सर्वे से उनका मिलेगा जिन्होंने बीमा करा रखा है, गिरदावरी से उनका मिलेगा जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है, और जिनको डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से, जो सरकार में हमने 12,000 से शुरू किया था, अब 15,000 है, उनको उससे मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि किसान भाई जिन जिन का भी नुकसान हुआ है, बीमा करा रखा है तो सर्वे जरूर करा लेवें, और अगर बीमा नहीं करा रखा तो गिरदावरी जरूर करा लेवें, जिनके उनके खातों तक कंपनसेशन पहुंच सके। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री साहब भी और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन आपके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जिस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम शुरू किया है और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक एग्रेसिव मोड में तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से यात्राएं निकाली जा रही है और चाहे कांग्रेस की ओर से विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है, जहां अलग अलग मुद्दे ऐसे जिन पे सरकार को घेरा जा सकता है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो करना ही होगा। 10 साल सत्ता से बाहर है, विपक्ष सिकड़ रहा है। आप देखिए, एक समय शैलजा जी के परिवार का, शैलजा जी का, उनके पिताजी का सिरसा में प्रभाव होता था, आज कहाँ है? सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी, इनके पिताजी शमशेर सिंह जी का प्रभाव होता था कैथल जी ने निपटा दिया हुड्डा परिवार ने, अब कहाँ है? बंसीलाल जी के परिवार का जितना अधिक प्रभाव होता था भिवानी में, कितना सुकड़ा दिया इन लोगों ने अपने बाप बेटे की राजनीति में। राव इंद्रजीत किनके साथ होते थे, पूरा हिरवाल में प्रभाव होता था, वो हमारे साथ हैं। तो इन्होंने एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को, कईयों को तो लठिया के निपटाया इन लोगों ने। अशोक तंवर जी को लठिया के निपटाया, शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, आज तक कांग्रेस की बॉडी नहीं बनी। तो सबके ध्यान में कि ये केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस सिकुड़ी है, उसके बाद कांग्रेस का उस प्रकार का वो नहीं है, तो केवल एग्रेसिवनेस ही बची हुई है, बाकी तो कुछ बचा हुआ है नहीं। आधार देखेंगे ना पूरे हरियाणा में, भजनलाल परिवार पूरा एक इलाके में से विजय दिला के लेके आता था, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो कांग्रेस तो इन्होंने खुद नहीं निपटाई है, एक एक करके सबको निपटाया है। कांग्रेस एक एक करके निपटा। आपने अशोक तंवर का नाम लिया, अशोक तंवर जिस पार्टी में है वो पार्टी हरियाणा में पैर जमाने की या पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक गेटवे समझ के उन्होंने आदमपुर का चुनाव भी लड़ा था। शिक्षा और स्वास्थ्य उनका एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा, चाहे वो हरियाणा में प्रदर्शन के लिहाज से देखे भले ही ना कुछ कर पाई हो, लेकिन शिक्षा और हेल्थ को लेके उन्होंने इशू हमेशा उठाया। पंजाब में उनकी सरकार है, जिस पार्टी की बात आप अशोक तंवर के माध्यम से या हम करना चाह रहे हैं, तो
हरियाणा में ये मसला है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। देखिए हरियाणा हम में तो नौ में थे, हरियाणा वहाँ में पे तो स्कूलों मेडिकल कॉलेज की कुल मिला हालात के को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीजेपी की सरकार में लोग शिकायतें कर रहे हैं। देखिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, हर जिले में वो सीटें बढ़ी हैं मेडिकल कॉलेज में, स्कूलों की टोटल नंबर बढ़ा है। हरियाणा में पढ़ाई दवाई इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई ऐसे विषय हरियाणा में नहीं। यहाँ के विषय तो दूसरे विषय हैं। यहाँ का विषय है SYL का पानी। और जो उनकी पार्टी है जो पंजाब में बैठी है वो लगातार मना कर रही है। हरियाणा में 2000 क्यूसेस पीने का पानी चाहिए रोजाना, दिल्ली में 1050 क्यूसेस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो नहर है भाखड़ा मेन ब्रांच ये 60 साल पुरानी हो गई है और इस पर बहुत भरोसा रखने की बजाय एक नया चैनल बनना चाहिए जिससे इन दोनों को पीने का पानी मिल सके। और केजरीवाल जी की पार्टी भगवंत सिंह मान उस नहर को बनाने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी की बात ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पानी तो बार बार बांटा जा सकता है। तो इनका पानी के पीने के पानी के प्रति जो रवैया है, फिर ये भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगा के आए थे, भ्रष्टाचार के कारण आज जेल में बैठे हैं। इनकी पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी में बची नहीं है और हरियाणा में इनकी कोई जगह है नहीं। आपने देख लिया, आदमपुर में भी देख लिया, आप खुद ही जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से यात्रा भी निकाली गई और हरियाणा से होके भी गुजरी वो यात्रा। आप संगठन देख रहे हैं, बड़ी पार्टी है हरियाणा की, किस तरह से आप उस यात्रा को देखते हैं? और जो अभी कांग्रेस में राहुल गांधी प्रकरण हुआ है उसके बाद देखिए यात्रा को तो राहुल जी वहां कैम्ब्रिज में धो आए थे। भारत की बुराई कोई करेगा भारत उसको कभी पसंद नहीं करता, ये समझ लीजिए। भारत में प्रशंसा उसकी होती है जब विपक्ष में रहते हुए भी अटल जी ने इंदिरा को दुर्गा कहा। प्रशंसा इस बात की होती है कि जब अटल जी जिनेवा गए कांग्रेस का शासन होते हुए पक्ष लेते हुए, जो बाहर जाकर देश की बुराई करता है उस नेता को भारत कभी अच्छा नहीं मानता। दूसरी बात, अभी कांग्रेस ने एक नौटंकी की, राहुल गांधी ने बयान दिया कोलार में 2019 के चुनाव में, कोर्ट में केस हुआ, बार बार उनको माफी मांगने के लिए कहा, वो अहंकार में अड़ गए। अहंकार में अड़ने की क्या जरूरत थी? इस सरनेम के कारण से अगर किसी को आहत हो रहे हैं कुछ लोग कह देते। अगर उनको नहीं माफी मांगनी थी ललित मोदी नीरव मोदी से तो हरियाणा बड़ा तरीका अपना लेते। अगर किसी की पत्नी बैठी हो तो नेता कहता है जनसभा में एक को छोड़कर सारी माताएं बहनें, तो इस तरीके से वो बच भी जाते अपनी बात से, लेकिन वो उस पर अड़े रहे। फिर जब प्रदीप चौधरी की सदस्यता गई ऐसे ही केस में, क्या किसी ने काले कपड़े पहने? किसी ने नौटंकी की? राहुल पर नौटंकी क्यों? राहुल पर नौटंकी क्यों? प्रदीप चौधरी भी कांग्रेस के थे, उन पर किसी ने नौटंकी नहीं की। सबने माना कि इनको 2 साल की सजा हुई है इसलिए इनकी सदस्यता चली गई। वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने स्टे कर दिया और फिर से विधानसभा आ गए। राहुल जी भी अब फिर से उनको स्टे मिल जाएगा, लोकसभा आ जाएंगे। ये नौटंकी का एक, ये नौटंकी इसलिए है, मैं आपको बताता हूं कि ईडी में जो इन्होंने वो अखबार की संपत्ति को सारा घर की संपत्ति बना लिया, जो ईडी इनकी जांच कर रही है, इनका डर इस मुकदमे में नहीं है। इनका डर उन कारणों से है जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा है। लेकिन और इस नाते से 14 दल मिलकर वहां भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता, आप सामान्य नागरिक हो भारत के, और ये विशेष अधिकार मांगने गए थे कि हमको इतने % वोट मिला हुआ है, हमको विशेष अधिकार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको शीशा दिखा दिया कि नेता भी आम नागरिक है, उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये सारे के सारे इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं हाथ पकड़ के क्योंकि इनकी चोरी पकड़ने का काम हो रहा है, इनकी करप्शन पकड़ने का काम हो रहा है और ये रुकेगा नहीं। देश मोदी जी के साथ है। पहली बार देश ऐसा देख रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़े कर रखे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, भाई इनकी कोई एयरवेज चलती है क्या? ना इनकी कोई एयरवेज चलती है क्या? जितने पैसे आ गए कौन से धंधे? नहीं, कौन से धंधे हैं? हजारों करोड़ की संपत्तियां कौन से धंधों से की? देश को बताना चाहिए कि ये फैमिली ये धंधे चलाती है। ये हजारों करोड़ के जो साम्राज्य खड़े कर रखे हैं, मुद्दा ये है। और इसलिए इन्होंने कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन के नाटक किए। अब देश के समझ में आ गया जी, अब ये जा रहे हैं कोर्ट में, पहले चले जाते वो काले कपड़े पहन के नोटंकी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि काला धन बचाने के लिए वो नोटंकी हो रही थी।
यही बात कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार को जब ये मुद्दा उल्टा आते हुए दिखाई दिया तो सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं राहुल गांधी, अब तो खैर सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है उनको, क्यों नहीं राहुल गांधी जमानत के लिए नहीं, सब जा रहे हैं भाई। 36 लोगों का हो गया, इन पर ड्रामा क्यों किया? विक्रम सैनी पर हमने ड्रामा तो नहीं किया भैया। दूसरा उनकी सदस्यता, वो एक सिंगर थे बीजेपी के, उन पे भी नहीं हुआ, आजम खान पे भी नहीं हुआ, आजम खान के बेटे पे भी नहीं हुआ। राहुल पर ड्रामा क्यों? दूसरा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि पहली बार देश ने देखा है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। इश्यूज बड़ी बात होती है, देश का सम्मान और स्वाभिमान बड़ी बात होती है। आप देश के स्वाभिमान को दांव पर लगाकर आ जाओगे और बहुत बड़े नेता बन के अहंकार में कहोगे मैं माफी नहीं मांगूंगा। देश इस प्रकार के अहंकार को देख रहा है और देश को दिखना चाहिए। लोग सब कुछ देश बर्दाश्त करता है, देश किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करता है। देश किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं। माफी मांगने से नेता बड़े बनते हैं। नेता तो उन बातों के लिए भी माफी मांग लेते हैं, कोई जिनकी बात को गलत नहीं कहा, गलत समझ लिया गया तो भी माफी मांग लेते हैं। भैया मेरी बात को गलत समझ लिया गया, मैं माफी मांगता हूँ। विनम्रता से बड़े बनते हैं, विनम्रता अहंकार से बड़ा नहीं बनता कोई भी। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं? मुकाबला तो नहीं, प्रतिपक्षी दल है, बीजेपी के बाद उन्हीं की सीटें सबसे ज्यादा हैं और निश्चित रूप से चुनाव में बीजेपी के बाद नंबर 2 वही है। वो तो आपकी बार दावा कर रहे हैं नंबर नहीं, दावा भी नहीं करने दोगे क्या बेचारों को? आप इस बात से भी थोड़ी मना कर सकते हो। जो भी कितनी ही छोटी पार्टी हो इसी दावे के साथ आती है कि हम सरकार बनाएंगे। अब वो दावा करना तो हर एक प्रतिपक्षी दल का हक है, दावा तो करेंगे अपना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और जो रीजनल लोग कांग्रेस पार्टी में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अपना अपना प्रभाव रखते थे, सहज करके हुड्डा परिवार ने एक एक को निपटाया है। रणनीति क्या रहेगी? मुख्य बात यह है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल शो है और चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। लोकसभा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, 10 की 10 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए हरियाणा की, इसको लेके आपके सामने चुनौती है। फिर विधानसभा में जिस तरह से अब आपकी ओर से दावा भी किया गया कि पूर्ण बहुमत की जो डिप्टी हटाना चाहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति तो उसको कहते हैं जो बताई नहीं जाती जी। बताई जाती हैं योजनाएं, बताई जाते हैं कार्यक्रम, बताई जाती हैं नीतियां। रणनीति जो बता दी गई तो उसी दिन से वो रणनीति रहती नहीं है। इसलिए रणनीति जैसा शब्द है जो है वो प्रयोग जरूर करते हैं लोग, लेकिन रणनीति कभी बताई नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी का अपना, जैसे मैंने कहा, एक मजबूत संगठन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी जेजेपी है उनके साथ हमारा गठबंधन है और अच्छा चल रहा है गठबंधन। जो आपका आगामी सवाल है, अभी उस सवाल पर जब विचार होगा तब आपको उत्तर देंगे। उत्तर इस बात का भी चाहिए कि संगठन ठीक है, आप संभाल रहे हैं, सरकार आपके सहयोगी दल के साथ चल रही है, लेकिन बार बार पिछले 3-3.5 साल के इस कार्यकाल के दौरान सवाल ये उठा है कि किस तरह आगे बढ़ेगा ये गठबंधन, क्या साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी उचाना को लेके जब हिसार से सांसद आपके साथ बैठे हुए थे और सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, आप भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उचाना से तो वीरेंद्र सिंह का परिवार ही लड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एक सवाल ये खड़ा हुआ कि इसका मतलब अलग अलग है या एक साथ है, क्या समझ? मैंने आपको पहले जो उत्तर दिया वही इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। जब इस विषय पर विचार होगा तो अब आपको जानकारी देंगे। अभी हम गठबंधन में अच्छा काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमने किस रूप में जाना है अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ। जब विचार होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को पूर्ण बहुमत के लिए तैयार कर। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पूरी तरह से तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाएगी और 10 की 10 सीटें लोकसभा में भी जीत कर आएंगे। सहयोगियों की ओर से भी कई बार इस तरह के बयान आते हैं। पीछे भी हमने देखा, कभी कांग्रेस को लेके सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है, कभी डिप्टी हटाने की बात होती है। कैसा लगता है जब? भाई, हर दल को अपनी तैयारी करने का अधिकार है, हर दल को अपनी मेहनत करने का अधिकार है। प्रत्येक दल अपनी अपनी मेहनत कर रहा है।
तो सब दल अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। आप बाकी दलों की भी चर्चा कर रहे थे, तो सभी दलों ने अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दल भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रतिपक्षी दल भी मेहनत कर रहे हैं। नेचुरल है, स्वाभाविक है, करनी भी चाहिए। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि चुनाव हमेशा इमेज और परसेप्शन का सवाल होता है, जब सहयोगी दल आपके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करता है, आप उनके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, और उसके बाद जब निकाय चुनाव या जिला परिषद के चुनाव में हमने जिस तरह से देखा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा की तरह लग रहा था कि किस तरह अपने उम्मीदवार को चेयरमैन बनाएं और उसके लिए जो चाहे वो करना पड़े, ये देखने को मिला। अखबारों में सुर्खियां भी बनी। धनखड़ साहब, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र बिना प्रतिस्पर्धा के कभी भी नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र सदैव प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, और हर जो भी दल है वो अपने लिए बेस्ट करने का हमेशा प्रयास करता है, और उसको करना भी चाहिए निश्चित रूप से। राजनीतिक क्षेत्र ही ऐसा है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की भावना ही राजनीतिक क्षेत्र के लिए सबसे, मैं कहूँगा कि ऐसी भावना होती है जिसके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र काम करते हैं कि अपना अपना बेस्ट जो है अर्जित करना हर राजनीतिक क्षेत्र की पहल होती है। जरूर उसी के लिए काम करते हैं नेचुरली, तो इसको कोई अन्यथा रूप में नहीं देखना चाहिए। सहज स्वाभाविक है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है। राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? अधिक सीटें जीतना। राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? अलग ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर अपने प्रतिनिधि बनाना। नेचुरल है। ऐसे में कई बार आपको अपने सहयोगियों से ही मात भी खानी पड़ती है। नहीं, देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, जिसमें आप जो है अगर हमारा सहयोगी दल है हमारे साथ काम कर रहा है, और मान लो हम उस क्षेत्र में निशान पर नहीं लड़े, अलग अलग लड़े हैं, तो नेचुरली वो चाहेगा उनकी जिला परिषद बने, हम चाहेंगे हमारी जिला परिषद बने। इसमें कुछ ऐसी अन्यथा वाली बात कौन सी है? नेचुरल सी बात है, ये सहज स्वाभाविक बात। ये मैं कहूँगा कि ये सवाल भी नहीं बनता है जी, ये तो नेचुरल सी चीज है। जो भी होगा, आप मीडिया के कई घराने हैं, हर मीडिया वाला चाहता है उसकी जगह बढ़े, नेचुरल रूप से, ये वैसी ही बात है। धनखड़ जी, हम MH1 एक्सप्रेस में बैठे हैं, और ये एक्सप्रेस प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में जाएगी, लोगों से बात करेगी। ऐसे में आप MH1 एक्सप्रेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो आपके वर्कर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या, जिससे उनको लगे कि संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और उनके हितों को लेके हमेशा गंभीर रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जिसको मुझे आज ये कहने में गर्व भी है, गौरव भी है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार काम कर रहा है। एक काम पूरा होता है, दूसरा काम शुरू हो जाता है। हम लगातार काम करते हैं, और नीचे तक की इकाई लगातार काम करती है। अब बीजेपी का ये नहीं है कि मैं MH1 के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता को संदेश दूं। बीजेपी का डिजिटल नेटवर्क है, हर कार्यकर्ता तक हमारी बात अब डेली पहुंचती है। प्रधानमंत्री जी का संदेश नित्य प्रति पहुंचता है। उतना डाटा, अब उतने लोग जितने मैं बता रहा हूं कि 3,71,000 पन्ना प्रमुख, और उससे ऊपर का 1 लाख का कैडर अब डिजिटली हमसे जुड़ा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्लेटफॉर्म पर है, तो ये हमारा काम करने का तरीके बदले हैं। आज हम केवल इमेज और परसेप्शन पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम डिलीवरी पर, जैसे बाजार में होम डिलीवरी हो गई है, पिज्जा पहुंचता है, फल सब्जियां पहुंचती हैं, ऐसे आज हमारी चीजें पहुंच रही हैं। आप हाथ उठवाते हैं सभा में, कोई ऐसा तो नहीं जिसको 2 वैक्सीन नहीं लगी हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर में उज्ज्वला की गैस नहीं पहुंची हो, जिस 54% आबादी को चिरायु कार्ड चाहिए उसमें कोई रह तो नहीं गया, बताइए। ये करके दिखाया सब, डिलीवरी वाली सरकार है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ अखबार में बताएंगे, टीवी में बताएंगे, उसके आधार पर लोग सोचेंगे और उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। ये उपयोगी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन आज हमने उसके कई अर्थों में मायने बदले। हम नीचे तक चीजों को डिलीवर करते हैं, और हमने कैडर भी इसलिए बनाया है कि हमारा जो पन्ना प्रमुख है वो 15 घर का चौकीदार है, पालक है, ख्याल रखने वाला है, आवाज लगा के पूछेगा, उसको पता रहेगा कि इतने घरों में वृद्धावस्था पेंशन बन गई है, 2 की बाकी है बननी चाहिए। वो पता रखेगा कि इसमें 5 घरों में चिरायु कार्ड बनना चाहिए, 3 का बना, 2 की बाकी है तो बनवाएगा।
वो उस तरह से काम करेगा। आखिरी घटना हम एबीपी में गीत गाते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों में ने पूछा, खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में ने पहुंचा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंच रही हैं, अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी हो रही है। हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी का माध्यम बन रहा है। हम शासन सहयोगी हो रहे हैं, प्रशासन सहयोगी हो रहे हैं। एक समय था हम केवल चुनावी कार्यकर्ता थे, आंदोलन करता थे, लेकिन आज सेवा ही संगठन का मंत्र जो प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके नाते से शासन और प्रशासन के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। ये बदली हुई भाजपा है। बदली हुई भाजपा। ओम प्रकाश धनखड़ जी बता रहे हैं सेवा ही संगठन का मूल मंत्र उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं कि डिलीवरी के आधार पे वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कार्यकर्ता लोगों से सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर निरंतर रूप से फीडबैक भी ले रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। धनखड़ साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, उनका कैडर तैयार है और उनका दावा भी है कि 2024 में लोकसभा में भी फिर से वही प्रदर्शन रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश धनखड़ जी आपका। धन्यवाद MH1 एक्सप्रेस में प्रदीप जी, सवार होने आपका के लिए। भी, MH1 का भी, दोनों कैमरामैन का भी और सारे बस वालों का भी बहुत धन्यवाद।